हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKGS वाला 98 में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का परिचय, जिसमें इतिहास, भूगोल और इसके संस्कृति और भारत में पाए जाने वाले विविधता को भी देखेंगे, जैसे भौगोलिक स्थिति, पड़ोसी देश, सीमा, राष्ट्रीय ध्वज, चिन्ह, गीत और गान, पर्वत चोटियाँ, प्रमुख दर्रा, पर्वत पठार, नदियाँ और राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सामान्य भौगोलिक परिचय से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति जो है चतुष्कोणीय है। क्या है? क्वाड्रेंगुलर है। क्या है? क्वाड्रेंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत के पास है? विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है भारत के पास है? तो 2.42% भारत के पास है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? रैंक की बात करें तो इसमें 7वां स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से। क्षेत्रफल में 6 बड़े देश कौन से हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। भारत से 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7 नंबर पर आता है भारत। क्या आता है? 7 नंबर पर भारत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से संबंधित प्रश्न है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडल एक्सटेंस कितना है? एक्सटेंट इसमें है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है भारत का देशांतरीय विस्तार। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी द्वीपों सहित क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है? संपूर्ण भारत का, जिसमें द्वीप भी सम्मिलित किया गया है, को लेकर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की तरफ है। भारत का उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ का कुल विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की दिशा में भारत का क्षेत्रफल। वहीं भारत की पूर्व से पश्चिम की बात करें, ईस्ट टू वेस्ट, तो कुल विस्तार जो है इसमें 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। जबकि दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ है 3214। कितना है? उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट जो है 2933 किलोमीटर इसका विस्तार है भारत का। भारत के अंतिम बिंदु की बात करें तो इसमें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसमें इंदिरा कॉल है, लद्दाख में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जबकि सबसे दक्षिणी बिंदु है ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो पिगमेलियन पॉइंट। क्या है? पिगमेलियन पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम था। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? केप कमोरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु में। क्या है? भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणी दिशा सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा? केप कमोरिन या कन्याकुमारी। जबकि दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु ये किबीथू है। क्या है? किबीथू है और अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में एक किबीथू स्थान है, वही है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये गुहार मोती या सरक्रिक गुजरात में है। क्या है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या सरक्रिक गुजरात में है और दक्षिणी किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय को देखते हैं। जैसे कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है। भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य से। कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। और वो 8 राज्य जो है उसको देख लेते हैं। 8 राज्य कौन से है जिससे कर्क रेखा गुजरती है? गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है। ध्यान रखिएगा, इसमें मणिपुर नहीं आता है, इसमें मणिपुर नहीं आता है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य मानक समय रेखा जो है कौन सा है, तो ये 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर में। क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मुख्य मानक समय रेखा है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम जो है से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारत का समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा जो है भारत के कितने राज्य से गुजरती है, 5 राज्य से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, जबकि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये प्रयागराज इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। नैनी मिर्ज़ापुर से कहाँ से भारत के मानक समय रेखा गुजरती है प्रयागराज जिसको अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, के निकट, प्रयागराज के निकट नैनी या मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की सीमाएं और लंबाई। जैसे भारत की कुल स्थलीय सीमा लैंड बॉर्डर की लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। क्या है, 15,200 किलोमीटर। नवीनतम आंकड़ों में इसे 15,106.7 किलोमीटर दिखाया गया है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग यानी कि कोस्टल लाइन जो है की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग 6100 किलोमीटर, जबकि कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा लंबाई कितना है, तो 7,516.6 किलोमीटर है। कितना है, द्वीप सहित भारत की कुल तटीय लंबाई सीमा की जो है ये 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा स्थलीय और तटीय मिलाकर की दोनों लंबाई जो है कितनी है, तो 22,716.6 किलोमीटर है। स्थलीय और तटीय दोनों मिलाकर करेंगे तो 22,716.6 किलोमीटर इसका सीमा है। समुद्री तट वाले राज्य से वो देखते हैं भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा यानी कि कोस्ट लाइन से लगे हुए हैं, तो 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। वो 9 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 राज्य कौन से हैं जो तट से लगे हुए हैं, समुद्र तट से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हैं, 4 हैं। इसमें दमन दीव व दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। ये 4 हैं। दमन दीव व दादर नगर हवेली इसको एक ही बना दिया गया है। दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी और चौथा है अंडमान निकोबार। भारत में किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, 1214.7 किलोमीटर। कितना है, 1214.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है, गोवा का 101 किलोमीटर है। क्या है, भारत में जो है समुद्र तट की सबसे छोटी रेखा जो है गोवा का 101 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी तट रेखा कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश है। भारत के पड़ोसी देश देखते हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, स्थलीय सीमा से कितने देश लगते हैं, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं 7, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये सभी भारत के 7 पड़ोसी स्थलीय देश हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं, 2 देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। 2 ऐसे देश हैं जो स्थल से सीमा लगाते हैं, मालदीव और श्रीलंका। टोटल अगर पूछा जाए स्थलीय सीमा तो स्थलीय सीमा लगाने वाले देश तो 9 हो जाएगा, जिसमें 7 स्थलीय हो जाएगा और 2 जो है जलीय सीमा हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। 4096.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा लगाता है बांग्लादेश भारत के साथ। नेक्स्ट है
भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कौन सी है? अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। सबसे कम जो है यानी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश जो भारत के साथ है अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा हुआ था। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में शिमला में हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जो कि कौन सी रेखा है जो खींची गई थी जो अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है? ये डुरंड रेखा है जो कि 1896 में खींची गई थी। भारत के राज्य की सीमाएं देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। भारत की किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से छूती है? उत्तर प्रदेश। ये टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। भारत का सबसे पड़ोसी देश जो है निकटतम समुद्र के पार श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल संधि का नाम क्या है? पाक जल डमरू मध्य है। क्या है? पाक जल डमरू मध्य है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है। मन्नार की खाड़ी जो है किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं भू आकृति और अक्षांशीय से संबंधित। आदम का पुल एडम्स ब्रिज किन 2 देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है आदम का पुल। डंकन पास किस देश के बीच है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है डंकन पास स्थित है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसके बीच है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। मिनिकॉय कहाँ है? भारत में है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है भारत में स्थित है। नेक्स्ट है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसकी प्रशासनिक संरचना को देखते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान में 8 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है जबकि क्षेत्रफल के अनुसार जो है राजस्थान है सबसे बड़ा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो है राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सबसे बड़ा जो है जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा सिक्किम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है लक्षद्वीप। नए राज्य के गठन से संबंधित देखते हैं। तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना। कब बना था? तो 2 जून 2014 को। वर्तमान में 28 राज्य हैं। कब बना था 29वां राज्य? 2 जून 2014 को। अब जो है 28 राज्य हैं, 29 राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को। किन 2 केंद्र शासित प्रदेश का विलय 26 जनवरी 2020 को कर दिया गया? तो ये दादर और नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ विलय कर दिया गया और एक बना दिया गया। विलीन हुए दादर नगर हवेली दमन दीव की संयुक्त राजधानी क्या है? दमन है। क्या है संयुक्त राजधानी? दमन है। भारत के राष्ट्रीय तिरंगा की बात करें यानी ध्वज की, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने तैयार किया था?
पिंगली वैकेया ने। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित चक्र में कितनी तिलियाँ होती है यानी स्पोक्स होती हैं? 24 तिलियाँ होती हैं बीच में। ध्वज के चक्र का रंग कैसा है? गहरा नीला नेवी ब्लू है। क्या है? गहरा नीला नेवी ब्लू है ध्वज के चक्र का। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह और गान से संबंधित देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम क्या है? ये लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक सिंह के स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। कहाँ? राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है सत्यमेव जयते। किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन है। क्या है? जन गण मन है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गान का चर्चा करें तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी राष्ट्रीय गान की। नेक्स्ट देखते हैं भारत का राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? ये 52 सेकेंड। संक्षिप्त रूप में गाने पर 20 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। और संक्षिप्त रूप में जब गाया जाए तो 20 सेकेंड। संविधान सभा ने जनगण मन को कब राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम जो है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जबकि राष्ट्रीय गान जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत और कैलेंडर से देखते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से वंदे मातरम लिया गया है? आनंद मठ से। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 5 सेकेंड यानी 65 सेकेंड अप्रॉक्स लगता है, जबकि राष्ट्रीय गान को गाने में 52 यानी 52 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम गाया गया 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रीय अधिवेशन 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया राष्ट्रीय गीत को। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का आधारित है। शक संवत का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का अंतिम महीना कौन सा होता है? फागुन। पहला होता है चैत्र, अंतिम होता है फागुन। सरकार ने शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब अपनाया? 22 मार्च 1957 को अपनाया। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नेशनल एनिमल बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस इसका वैज्ञानिक नाम है। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? सिंह यानी शेर था। बाघ से पहले शेर था भारत का, यानी सिंह था भारत का राष्ट्रीय पशु। बाद में इसको बाघ को बनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस है। क्या? पाबो क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय जलीय जीव और नदी वृक्ष को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये गंगा डॉल्फिन है। इसको प्लेटानिस्टा गंगेटिक कहते हैं। वैज्ञानिक नाम में गंगा डॉल्फिन को प्लेटानिस्टा गंगेटिक कहते हैं। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया गंगेटिक डॉल्फिन को। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी दर्जा मिला 4 नवंबर 2008 को। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष नेशनल ट्री कौन सा है? तो ये बरगद है। फिकस बेंगालेनियस। क्या है? फिकस बेंगालेनिसिस है। क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं। अन्य राष्ट्रीय प्रतीक है जैसे राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? नेशनल फ्लावर कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम निलंबू निसिफेरा है। क्या है? निलंबू निसिफेरा है। भारत का राष्ट्रीय फल नेशनल फ्रूट जो है ये आम है, मैंगीफेरा इंडिका है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम ये हॉकी है, हालांकि आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा नेशनल करेंसी क्या है?
प्रतीक चिन्ह के रूप में रुपया का चिन्ह है प्रतीक चिन्ह। भारत का रुपये के नए प्रतीक को किसने डिजाइन किया था? डी उदय कुमार ने किया था 2010 में। रुपया का नया प्रतीक जो है ये, इसको कौन डिजाइन किया था? डी उदय कुमार ने किया था। कब? 2010 में। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। इसे 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। भारत के उत्तर में स्थित विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। भारत के उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ये वलित है। क्या है? फोल्ड माउंटेन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी को नवीन पर्वत भी कहा जाता है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में 8586 मीटर ऊंचाई है इसकी, कंचनजंगा की, जो कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो वर्तमान में पीओके में है, ये केटू गॉडविन ऑस्टिन है। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन केटू, इसका 8611 मीटर ऊंचाई है। केटू पर्वत चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है केटू। प्राचीन पर्वत और श्रेणियों को देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में स्थित है अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनायमुडी है। इसका ऊंचाई है 2695 मीटर ऊंचाई है। अनायमुडी चोटी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? ये अन्नामलाई का हिस्सा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। इसकी 2637 मीटर ऊंचाई है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ियों में है, तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला किस अन्य नाम से जाना जाता है? पूर्वी घाट श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम है महेंद्रगिरी श्रेणी या मलयगिरी। क्या है? पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम महेंद्रगिरी या मलयगिरी नाम है। भारत के दक्षिणतम भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी है? कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणतम में स्थित पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली श्रृंखला कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है भारत को, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाले। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रमुख दर्रे हैं। जैसे जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा। शिवकिला दर्रा ये सतलज नदी पर स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है। शिवकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो चीन व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। चीन के साथ व्यापार के लिए नाथुला दर्रा प्रसिद्ध है। ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला सिक्किम में। क्या है? जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। नेक्स्ट देखते हैं, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, जो कि मानसरोवर यात्रा के लिए गुजरती है। जहाँ से मानसरोवर यात्रा शुरू होती है, लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा ये भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा का नाम क्या है? नया नाम है अटल टनल या अटल सुरंग नाम रखा गया है। रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर बनिहाल दर्रा स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जवाहर सुरंग इसी में है। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है, तो जम्मू कश्मीर में है। यह जवाहर सुरंग भी इसी बनिहाल दर्रा में स्थित है। पालघाट दर्रा जो है केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। पालघाट दर्रा। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप है। केवल 10 पर आबादी स्थित है, बाकी सभी द्वीप वैसे ही हैं। टोटल 36 द्वीप है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीपों का उदाहरण है? ये प्रवाल द्वीप का उदाहरण है, यानी कि कोरल
आइसलैंड का है, आइलैंड्स का है। कोरल आइलैंड्स का उदाहरण है, प्रवाल द्वीप का उदाहरण है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एक्टिव वोल्केनो है, ये बैरन द्वीप है जो कि अंडमान में है। कहाँ है? अंडमान में। भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? ये नारकुंडम द्वीप है। कौन सा है? नारकुंडम द्वीप जो है सबसे सुषुप्त है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है जो कि 732 मीटर ऊंची है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा तट पर स्थित है, का नया नाम क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है, राजस्थान में। कहाँ है? थार मरुस्थल है, राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ये दक्कन का पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। भारत का रूर यानी कि रूर ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? रूर ऑफ इंडिया कहा गया छोटा नागपुर पठार को। किसको? छोटा नागपुर पठार खनिजों की प्रचुरता के कारण से रूर ऑफ कहा गया है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। मालवा का पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में फैला है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में मालवा का पठार फैला हुआ है। तटीय मैदान और देखते हैं, भारत के पश्चिमी समुद्री तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट है, जो कि उत्तरी भाग को कहते हैं कोंकण तट। पश्चिमी समुद्री तट के पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग यानी केरल तट को क्या कहते हैं? मालाबार कहते हैं। दक्षिणी भाग यानी केरल वाले को मालाबार कहते हैं, जबकि उत्तरी वाले भाग को कोंकण तट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कोंकण तट हो गया था इसमें। पश्चिमी समुद्री तट के दक्षिणी भाग यानी केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट, जबकि उत्तरी को कोंकण तट कहते हैं। पूर्वीय तटीय मैदान के दक्षिणी भाग तमिलनाडु को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु को कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वीय तटीय मैदान के उत्तरी भाग को। दक्षिण भारत की पहाड़ियों की रानी किसे कहा गया है? ऊटी या उटक मंडल नीलगिरी को कहा गया है दक्षिण भारत की पहाड़ियों की रानी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये धूपगढ़ है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, जो कि 1350 मीटर ऊंचाई है इसका। अमरकंटक पहाड़ी में कौन से दो मुख्य नदियाँ निकलती हैं? नर्मदा और सोन जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदियाँ हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है? मेघालय में है, और ये जनजाति भी है गारो, खासी और जयंतिया। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किन पहाड़ियों में स्थित है? खासी पहाड़ी में स्थित है, जो कि मेघालय में है मासिनराम। शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में बहने वाली किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा गया है? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा गया है, जबकि दक्षिण की गंगा अगर कहेगा तो हो जाएगा कावेरी। की लगेगा तो कावेरी क्या हो जाएगा? कावेरी हो जाएगा। अगर की लगेगा तो दक्षिण गंगा होगा तो गोदावरी होगा, दक्षिण की गंगा होगा तो कावेरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, 1465 किलोमीटर है। अब भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। इसमें अभी देखें हम लोग, भारत की सबसे लंबी नदी जो है बहने वाली सबसे बूढ़ी या दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा है, और बूढ़ी गंगा गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है। देखिए आ गया, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और दक्षिण की गंगा होगा तो गोदावरी हो जाएगा। दक्षिण की गंगा तो गोदावरी, और दक्षिण गंगा तो गोदावरी है। दक्षिण गंगा तो गोदावरी है। दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। पवित्रता के कारण से दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? एस्चुअरी बनाती है, यानी ज्वार नदमुख बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी है जो कि भारत की डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। नेक्स्ट है,
गंगा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? गंगोत्री हिमनद से है, जो कि भागीरथी के रूप में होता है। किन दो नदियों के संगम के बाद से गंगा का नाम मिलता है? देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर इसका नाम जो है गंगा पड़ा है। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को खुला नाला कहा गया है? खुला नाला यमुना नदी को कहा गया है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांको के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे क्या कहते हैं? जमुना। बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना। गंगा नदी को बांग्लादेश में अन्य नाम से पुकारा जाता है, पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा बांग्लादेश में मेघना कहलाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। भारत की किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? कोसी को कहा गया है। मार्ग बदलने के लिए ये कुख्यात है, प्रसिद्ध है मार्ग बदलने के लिए, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा गया है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा गया है? बंगाल का शोक दामोदर को कहा गया, जबकि बिहार का शोक कोसी को कहा गया है। भारत की कौन सी नदी रेखा भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही। कर्क रेखा को 2 बार काटती है नदी माही नदी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी है। किस नदी को लवणी नदी यानी साल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है? जो मरुस्थल में विलीन हो जाती है, लूनी नदी। लूनी नदी को साल्ट रिवर भी कहा जाता है और ये मरुस्थल में जाकर विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है, चंबल नदी किस राज्य से निकलती है और किसके लिए प्रसिद्ध है? यह मध्य प्रदेश से निकलती है। यह बिहरों यानी खड्डों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? चंबल नदी। नेक्स्ट है, भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? कौन सी है? तो वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे बड़े खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है। कहाँ है? उड़ीसा में है चिल्का झील। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन सी है? सांभर झील है, जो राजस्थान में है। भारत की सबसे ऊंची झील ये चोलामू झील है, सिक्किम में है। कहाँ है? चोलामू झील सिक्किम में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है, मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस झील पर स्थित है? ये लोकटक झील पर है, जो कि मणिपुर में है। भारत की सबसे लंबी नदी वेम्बनाड झील है, लंबी झील है सॉरी। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील है, जो केरल में है, जो भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की कौन सी झील उल्कापिंड के गिरने से बनी है? ये लोनार झील है। क्या है? लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में है। कोलेरू झील और पुलिकट झील भारत के किस राज्य के तट पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर है। प्रसिद्ध डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है डल झील। भारत के सबसे बड़े कृत्रिम झील आर्टिफिशियल झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो कि आर्टिफिशियल झील है। हुसैन सागर झील भारत के किस शहर में स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। भारत की जो है हुसैन सागर झील। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वाटरफॉल ये कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि 455 मीटर ऊंचाई है। वरा नदी पर है, कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर, कर्नाटक में है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ये नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी रांची झारखंड में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी रांची झारखंड में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा गया है। यह कहाँ है? इंद्रावती नदी पर, बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। नेक्स्ट है, दूध सागर जलप्रपात किन 2 राज्य की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है? गोवा और कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक में मांडवी नदी के सीमा पर स्थित है। भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है, लखनऊ शहर स्थित है।
बिहार की राजधानी पटना किस नदी के तट पर है? ये गंगा नदी के तट पर है। असम का गुवाहाटी शहर किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। उड़ीसा का कटक शहर ये महानदी के तट पर स्थित है। गुजरात का अहमदाबाद ये साबरमती नदी के तट पर स्थित है। सूरत शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तापी या ताप्ती नदी के शहर पर तापी या ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है सूरत। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद शहर जो है किस नदी के किनारे है? मूसी के किनारे है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वाराणसी यानी काशी किस नदी के किनारे है? ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। की जलवायु क्लाइमेट भारत की जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार की है? आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट मानसून से होती है भारत में अधिकांश वर्षा। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? केरल में दक्षिण मानसून सबसे पहले प्रवेश करती है जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह लद्दाख में होती है। सर्दियों के दिनों में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून से जो है सर्दी के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर पश्चिम भारत यानी पंजाब हरियाणा में सर्दियों में होने वाली वर्षा का कारण क्या है? ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। गर्मियों में पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवाओं और होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। कर्नाटक और केरल में मानसून से पहले होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? जो आम पकाने में मदद करती है आम्र वर्षा कहते हैं, मैंगो शावर कहते हैं। कर्नाटक और केरल में कौन सा वर्षा होता है? आम्र वर्षा होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो मासीनराम है मेघालय में, मासीनराम मेघालय में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार IMD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। IMD का मुख्यालय भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का नई दिल्ली है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे गर्म स्थान किसे माना जाता है? तो फलौदी यानी राजस्थान या ब्रिजलाई नगर क्या है? ब्रिजलाई नगर या फलौदी राजस्थान जो है भारत का सबसे गर्म स्थान है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो यह है द्रास लद्दाख में क्या है? द्रास स्थान है जो कि लद्दाख है। भारत में अल नीनो जो है का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? अल नीनो के कारण मानसून कमज़ोर हो जाता है और सूखे की स्थिति बनने लगती है। अल नीनो के कारण मानसून कमज़ोर हो जाता है। ला नीना जो है, ला नीना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? मानसून अत्यधिक मजबूत होता है और अच्छी वर्षा होती है। ला नीना के आने से मानसून अधिक मजबूत हो जाता है जबकि वर्षा भी अच्छी होती है। भारत के पूर्वी तट पर आने वाला चक्रवात का अधिकांश कहाँ उत्पन्न होते हैं? बंगाल की खाड़ी में। भारत के जो है पूर्वी तट उस पर जो चक्रवात आता है अधिकांशतः कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, भारत की कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टी को कितने भाग में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लगभग 43%। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है नवीन जलोढ़ को, और पुरानी को बांगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वही है पुरानी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो ये काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? कपास, कॉटन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान के टूटने से हुआ है? बेसाल्ट लावा के चट्टानों के टूटने से हुआ है। लाल मिट्टी का रंग, लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड यानी लोहे का अंश की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है, चाय, कॉफ़ी और काजू की खेती के लिए
सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये लैटेराइट मिट्टी है, जो कि चाय, कॉफ़ी और काजू के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किन क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये अत्यधिक वर्षा और तीव्र निच्छालन, लीचिंग वाले क्षेत्र में, जैसे कि पश्चिमी घाट होता है, इसमें लैटेराइट मिट्टी की अधिकता मिलती है। नेक्स्ट है, तटीय क्षेत्र या दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? पीठ या दलदली मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीठ या दलदली मिट्टी कहते हैं तटीय क्षेत्रों में या दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी को। मरुस्थलीय मिट्टी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? ये राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1953 में। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा विज्ञान या मिट्टी विज्ञान के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है? तो लगभग 50 से 55% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है भारत का। भारत में मुख्य रूप से कितने फसलें ऋतु पाई जाती है? 3 मुख्य रूप से पाई जाती है, रबी, खरीफ और जायद। ये 3 फसल जो है, 3 प्रकार की फसल ऋतु पाई जाती है भारत में मुख्य रूप से। खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? तो जून जुलाई में की जाती है। मानसून के आगमन पर खरीफ फसल की बुआई होती है। धान, मक्का, बाजरा, कपास और जूट किस प्रकार की फसलें हैं? ये सभी खरीफ फसलें हैं। धान, मक्का, बाजरा, कपास और जूट ये सब खरीफ फसलें हैं। नेक्स्ट है, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में, यानी कि सर्दियों के दिन में शुरुआत होता है। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, आलू किस प्रकार की फसल है? ये सभी रबी फसल की प्रकार हैं। मार्च से जून के बीच उगाए जाने वाली फसलें जैसे कि तरबूज, खरबूजा, ककड़ी क्या कहलाती है? ये सभी जायद फसल कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में माना जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा है? तो मुख्य रूप से गेहूं और चावल पर पड़ा है, और इसमें भी दोनों में मुख्य रूप से गेहूं इससे प्रभावित हुआ है हरित क्रांति से। भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? दूध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड होता है दूध उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध ये तिलहन उत्पादन से है। किससे है? तिलहन उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है मत्स्य या मछली पालन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन जो है झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। गोल क्रांति राउंड रेवोल्यूशन जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति सिल्वर रेवोल्यूशन अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI का संस्थान है नई दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में चावल अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान NDRI कहाँ स्थित है? ये करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। कहाँ है टिहरी बांध? उत्तराखंड में है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये महानदी पर है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कल्लानाई बांध जो है ग्रैंड एनीकट है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर स्थित है और तमिलनाडु में है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? ये दामोदर घाटी परियोजना थी 1948 में। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? ये भाखड़ा बांध है, जो कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है, जिससे 4 राज्यों को लाभ मिलता है? नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर परियोजना, और ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है।
कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध। इडुक्की परियोजना जो है एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। यह किस राज्य में और किस नदी पर है? इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है और केरल में है। फरक्का बैराज परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में है? तो ये गंगा नदी पर है और पश्चिम बंगाल में है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। उकाई गुजरात में है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर को पानी किस नदियों की संगम से मिलता है? ये सतलज और ब्यास के संगम से हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी हेली नेशनल पार्क के रूप में, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? तो ये रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर, और ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? अभी तक 106 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के अनोखे जीव, जैसे एक सींग वाले गेंडे राइनो किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कौन है? गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश से सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है 12 राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व को देखते हैं। नेक्स्ट भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है। भरतपुर जो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए है, विशेषकर साइबेरियाई सारस के लिए प्रसिद्ध है। सर्च लाइट के समान आँखों वाले हिरन संगाई किस राष्ट्रीय उद्यान के में पाए जाते हैं? ये सर्च लाइट के समान आँख वाले हिरन जो है संगाई हिरन, ये केबुल लामजाओ मणिपुर में पाए जाते हैं। चलिए बायोस्फीयर रिजर्व को देख लेते हैं। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित हैं? ये 18 रिजर्व हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था, 1986 में स्थापना हुआ था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है। वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य को देख लेते हैं, जैसे सरिस्का और रणथंभौर बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। कौन कौन? सरिस्का और रणथंभौर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को साइट भी है किस राज्य में है? ये असम में है। नेक्स्ट देख लेते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में सूची में है। यह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। यह जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? ये मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट एलिफेंट का।
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पक्षी उद्यान जो है कहाँ है, तो ये हरियाणा गुरुग्राम में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हरियाणा गुरुग्राम में स्थित है। पर्यावरण से कुछ देख लेते हैं। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ विकसित किया गया है, नैनीताल उत्तराखंड में भारत का पहला मॉस गार्डन उत्पन्न किया गया है, विकसित किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया है, मुनस्यारी उत्तराखंड में खोला गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क मुनस्यारी उत्तराखंड में। भारत में वन महोत्सव के जनक कौन माने जाते हैं, के.एम. मुंशी को वन महोत्सव के जनक माना जाता है। चिपको आंदोलन 1973 का संबंध किससे है, तो ये वन की कटाई रोकने से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन किया गया था 1973 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है भारत के खनिज संसाधन, इसको देखते हैं। भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है, कोयला का सर्वाधिक भंडार झारखंड राज्य में पाया जाता है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ये छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा भी है। आंकड़े दोनों में बदलते रहते हैं, ठीक है। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ये डिगबोई असम में है, जो कि 1901 में इसका स्थापना हुआ था। भारत में सबसे बड़ी घरेलू तेल उत्पादक कंपनी क्षेत्र कौन सा है, मुंबई हाई है, जो कि अरब सागर में स्थित है। भारत में हीरे की खान मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में, जो कि पन्ना की खान है हीरा की मुख्य खान। भारत में सोने की खान कहाँ पाई जाती है, कोलार और हट्टी कर्नाटक में पाई जाती है। कोलार और हट्टी स्थान है कर्नाटक में, वहाँ सोने की खान पाई जाती है। भारत में तांबा यानी कॉपर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध खेतरी जो है कहाँ स्थित है, खेतरी जो है राजस्थान में स्थित है, जो कि तांबा उत्पादन से संबंधित है। भारत में अभ्रक माइका का सर्वाधिक भंडार और उत्पादन किस राज्य में होता है, आंध्र प्रदेश में जो है अभ्रक का उत्पादन भी और भंडारण भी होता है सबसे अधिक। जादूगोरा जो कि झारखंड में है की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए जादूगोरा की खान प्रसिद्ध है। थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत के किस राज्य की बालू मोनोजाइट में पाया जाता है, केरल के तटीय बालू में। केरल की तटीय बालू जो है उसमें मोनोजाइट बालू है, उसमें सबसे ज़्यादा थोरियम की भंडार पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक है, ये भारत में है। भारत के उद्योग से संबंधित देख लेते हैं। भारत का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सूती वस्त्र उद्योग। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है, कानपुर उत्तर प्रदेश को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु का। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, कुल्टी पश्चिम बंगाल 1874 में हुआ था। लौह इस्पात कारखाना जैसे टाटा आयरन और स्टील टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा कब और कहाँ किया गया था, तो 1907 में साकची जमशेदपुर झारखंड में इसकी टिस्को की स्थापना हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र यानी कि छत्तीसगढ़ में है की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी, सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था, जर्मनी के सहयोग से हुआ था। और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है उड़ीसा में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो पश्चिम बंगाल में है की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी, ब्रिटेन से। राउरकेला का इस्पात का ये जर्मनी की सहायता से हुआ था, दुर्गापुर का ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि रूस के सहयोग से हुई थी, बोकारो स्टील प्लांट की शुरुआत। सड़क परिवहन को देख लेते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी नेशनल हाईवे NH जिसको कहते हैं, NH 44 वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3745 किलोमीटर स्थित है। क्या है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3745 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 47A है। वर्तमान नाम इसका NH 966B कर दिया गया है, जो कि केरल के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। भारत के 4 महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली सड़क परियोजना का नाम क्या है,
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जो कि 4 महानगर को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग जवाहर सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH 1A में है। अब इसका नाम NH 44 का हिस्सा बना दिया गया है। ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड जिसे कहा जाता है, का निर्माण कौन करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने GT रोड का निर्माण करवाया था। रेल परिवहन को भी देखते हैं। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब और किस स्टेशन के बीच चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जो कि 34 किलोमीटर चली थी। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली और 16 अप्रैल 1853 को चली और 34 किलोमीटर चली। भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में रेलवे की शुरुआत हुआ था। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसका नाम ट्रेन 18 पहले था, अब इसका वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है नाम, जो कि वर्तमान में सबसे तेज़ चलने वाली भारत का ट्रेन है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान में कौन सा है? ये सिद्धारूढ़ स्वामी हुबली स्टेशन है, जो कि कर्नाटक में है और 1505 मीटर में ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? 19 रेलवे जोन है, कोलकाता मेट्रो सहित। पहले 18 था, अभी कलकत्ता मेट्रो लगाकर टोटल 19 रेलवे जोन बना दिया गया है। नेक्स्ट है वायु जल परिवहन से संबंधित देख लेते हैं। भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में हुई थी। इलाहाबाद से नैनी के बीच पहली डाक सेवा शुरुआत हुआ था। हवाई परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 में। भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, नई दिल्ली में है। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है, जो कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? प्रयागराज से हल्दिया है। सॉरी, राष्ट्रमार्ग नहीं है, जलमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो कि नेशनल वाटरवे होता है वो वन है, जो कहाँ है? प्रयागराज से हल्दिया है। ये गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र से संबंधित है और 1620 किलोमीटर में स्थित है। प्रयागराज से हल्दिया तक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग। नेक्स्ट है भारत का विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1995 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन हुआ था। नेक्स्ट है प्रमुख बंदरगाह भारत के हैं। भारत में कुल कितने बड़े मेजर बंदरगाह हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक यानी नेचुरल बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के सबसे गहरा भूमिबद्ध यानी जिसको लैंडलॉक कहते हैं बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह है और आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे गहरा और भूमिबद्ध बंदरगाह। भारत का कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? ये कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। भारत का पहला पूर्णतः कारपोरेट या कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन सा है? ये एन्नौर बंदरगाह है। कामराजार पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा गया है? जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा गया है। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु, कर्नाटक को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा गया है? बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी या IT हब। अलावा साइबर सिटी किसे कहते हैं? हैदराबाद। बेंगलुरु को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक राजधानी या IT हब के अलावा साइबर सिटी। नेक्स्ट है भारत का डेट्रॉइट ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किसे कहा गया है? चेन्नई को ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत का डेट्रॉइट कहा गया है। नेक्स्ट है परिवहन और संचार। इसमें है भारत का पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 1972 में हुई थी। भारत में स्पीड पोस्ट की सेवा कब शुरू हुई थी? 1966 में। पिन कोड 1972 में, जबकि स्पीड पोस्ट 1986 में। भारत का पहला उपग्रह सैटेलाइट कौन सा था और इसे कब लॉन्च किया गया था? पहला सैटेलाइट यानी उपग्रह आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को
लॉन्च किया गया था। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है इसरो का वर्तमान में मुख्यालय। नेक्स्ट टॉपिक है जनगणना। 2011 का जनगणना से संबंधित है, चलिए इसको भी देखते हैं। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना कब और किसके काल में हुई थी? तो भारत में पहली बार आंशिक जनगणना 1872 में हुई थी और लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में नियमित और दशकवार जनगणना की शुरुआत कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो नियमित जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था और पहला लॉर्ड मेयो के काल में शुरुआत हुआ था। वर्ष 2011 की जनगणना में कौन सी जनगणना थी? ये 15वीं जनगणना थी 2011 की जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जनगणना 2011 का नारा स्लोगन क्या था? इसका स्लोगन था हमारा जनगणना हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष के अंतराल पर भारत की जनसंख्या का ये जनगणना किया जाता है। जनसंख्या और घनत्व से देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? लगभग 121.08 करोड़, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनसंख्या घनत्व था। भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में स्थित है। भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दिल्ली का सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात सेक्स रेशियो कितना है? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। 943 सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात है। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है, 1084 है। कितना है? 1084। भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का 879 है। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? दमन और दीव जो है केंद्र शासित प्रदेश, इसका लिंगानुपात सबसे कम है। भारत का शिशु लिंगानुपात जो कि 0 से 6 वर्ष तक की आयु शामिल किया जाता है शिशु लिंगानुपात में, 2011 में कितना था? तो ये 919 था शिशु लिंगानुपात। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितना है? 74.04% जो है 2011 के अनुसार साक्षरता दर है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 82.14% जो है पुरुष की साक्षरता दर है। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है, 94% साक्षरता दर है केरल का। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ये बिहार है, 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? ये भील है। दूसरे स्थान पर जो है गोंड है। सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है भील है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में एसटी की जनसंख्या सबसे अधिक है, जबकि एससी की जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। भारत के किन राज्यों में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी नहीं पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में कोई भी एसटी नहीं पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये हिंदी है, जो कि भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान और भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली है, जो कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा है, जबकि सबसे अधिक बोली जाने वाली है हिंदी और दूसरा नंबर पर है बंगाली। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है? ये 8वीं सूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है भारत की शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 11 भाषाएं हैं। 2024 में नए संशोधन के बाद
कुल संख्या 11 हो गई है, जिसमें कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया आदि शामिल हो गई है। पहले 6 थी और इसमें 5 और शामिल हो गई है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया आदि जो है शामिल हो गई है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है घोषित की गई थी? सबसे पहला शास्त्रीय भाषा कौन घोषित किया गया था? तो तमिल था, जो कि 2004 में घोषित किया गया था। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2005 में। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2005 में, जबकि सबसे पहला था तमिल 2004 में। भारत की सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी घोषित की गई थी? तमिल, जो कि 2004 में। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2005 में। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम भारत की 11 सभी शास्त्रीय भाषा की सूची देख लेते हैं, जो कि भाषा जो है कौन सा है और मान्यता इसको किस वर्ष दिया गया है। पहला है तमिल। टोटल 11 शास्त्रीय भाषा है, उसमें पहला है तमिल। तमिल जो है इसको 2004 में सबसे पहली भाषा, 2004 में इसको मान्यता मिला है। दूसरा है संस्कृत 2005 में। कन्नड़ 2008 में। नेक्स्ट है तेलुगु। तेलुगु को 2008 में। मलयालम 2013 में। उड़िया को 2014 में मान्यता मिली है। वहीं 5 अन्य जो नया जुड़ा है इसमें उसको देख लेते हैं। मराठी को 2024 में, पाली को 2024 में, प्राकृत को 2024 में और असमिया को 2024 में। असमिया को भी 2024 में, बंगाली को भी 2024 में जोड़ा गया है। टोटल ये 5 नया जुटा है, तो मिलकर अब 11 हो गया है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे और क्वेश्चन को